हेलो डियर फ्यूचर आईएएस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी रीज़न की वजह से मैं अपना पहला लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, बट इसका मेंशन मैंने पिछले लेक्चर में किया था जो 13 जुलाई को अपलोड किया था, राइट। तो मैं आप सभी के लिए ये लेक्चर फिर से बना रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर पे जो आप सबका फीडबैक रहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि सर इस सब्जेक्ट को बाइलिंगुअली कवर किया जाए। तो मैंने सर के साथ डिस्कशन किया और मैंने डिसाइड किया कि आप सभी के लिए मैं ये सब्जेक्ट हिंदी में भी कवर करूँगा। तो इस लेक्चर के बाद या जब मैं लाइव सेशन लेने आऊँगा तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों माध्यम से कवर किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ अच्छी आप सबसे मुझे बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसा आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इस सब्जेक्ट को हिंदी में भी कवर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस सब्जेक्ट के साथ हिंदी पूरे अंत तक इस जर्नी में जुड़े रहें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक सारा पोर्शन मैं अपनी साइड से कवर करवा दूँगा, ठीक है। और तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार यूपीएससी सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में एक डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमारी सोसाइटी में दो काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, एनी गेस? आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए बताता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड स्पेशली उस चीज़ का, जैसे एक इंजीनियर एक आईटी फर्म में काम कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात हो, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ये सब चीज़ें जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे जैसे एक मदर है जो एक किचन में खाना बना रही है जिसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है किसकी, जो किसी भी सोसाइटी में जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे नदियाँ, जैसे लैंड हो गया। आप देखो जम्मू कश्मीर पीओ को लेकर के झगड़ा होता रहता है ना, गाज़ा पट्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, पैलेस्टीन का मुद्दा है, यूक्रेन में उधर तुम्हारा यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रही है ना। तो जैसे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, कोई भी सोसाइटी उन स्केयर रिसोर्सेज का किस हिसाब से अपनी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को, इस सब्जेक्ट की स्टडी को, जहाँ पे कोई सोसाइटी अपने स्केयर रिसोर्सेज को अपने लोगों के बीच किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जीडीपी, एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया आपका, इन्फ्लेशन हो गया आपका, रेपो रेट हो गया। तो हमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, हाँ, हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आता है कि कोई भी सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देखो, मेरा क्या मानना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप उस सब्जेक्ट को समझ लो, जान लो एटलीस्ट कि उसका सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसका यूपीएससी में कितने मार्क्स पूछे जा रहे हैं, करंट में वो सब्जेक्ट ट्रेंड में है या नहीं है। ब्लाइंडली दिक्कत क्या होती है, ब्लाइंडली आप फॉलो करते हो, आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हो जो मुश्किल भी होते हैं और क्वेश्चंस भी कम आते हैं, या ऐसे टॉपिक्स को पकड़ के बैठ जाते हो। अब उसकी वजह से क्या है,
एग्जाम्स में जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे आप कम फोकस कर पाते हो, और ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस या ऐसे टॉपिक्स पे फोकस कर देते हो जहाँ से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका आपको एक चीज़ देखना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और उसके रिस्पेक्ट में आपको कितना फ्रूट मिल रहा है। ओके, तो इस लेक्चर में, यानी ये मेरा लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन क्या है, इसका क्या मतलब हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो आप हम लोग सोशल इंपॉर्टेंस लिखते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस लिखते हैं, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस भी तो लिखते हैं ना, है ना। आजकल यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हाइब्रिड नेचर का होता है। हाइब्रिड कहने का सेंस है, वो ऐसा नहीं है कि आपका अगर जीएस पेपर 2 का कोई क्वेश्चन है उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें किसी और डोमेन का क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो आपको इस सब्जेक्ट को इस तरह से एनालाइज करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि इसमें अगर हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट के पॉइंट्स को इंक्लूड करना हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। सिमिलर वे अगर हम लोग इकोनॉमी के जो पॉइंट्स है वो दूसरे सब्जेक्ट में डालना चाहे तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। कोरिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट हैज़ बिकम क्वाइट इम्पोर्टेंट नाउअडेज। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और ये कैसे करना है, मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ के लिए हमेशा, और जब तक ये सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता। उसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस है भाई। इंटरव्यू में आपको आरबीआई गवर्नर बना दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए देश की महंगाई को कम करने के लिए आप क्या डिसीजन लेंगे। उसके लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पता होना चाहिए ना। आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाएगा या आपको कुछ भी ऐसा बना दिया जाएगा जहाँ पे आपको मॉनेटरी टर्म्स में डिसीजंस लेने होंगे, या दूसरा कुछ भी ऐसा बना दिया गया जहाँ पे आपको इस डायमेंशन को ध्यान में रखना होगा। तो यूपीएससी इंटरव्यू में एक ठीक ठाक इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का। सो वहाँ पे भी आप इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी अधूरी है इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस के बिना। हर दिन आप शेयर मार्केट से रिगार्डिंग न्यूज़ देखते होंगे। हमारे देश में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंट की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि बैंक्स में सेविंग्स जो है वो वर्स्ट हिट हुई है पिछले 10-12 सालों में। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है अब कहीं ना कहीं बैंक में सेविंग रखने की जगह इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनका जो एक अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ रहा है ना। तो और उसके साथ साथ हमारी कौन सी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, एमएसएमईज क्या हैं, उनका ग्रोथ क्या है, डिफरेंट जो इंडिसेस है, जो आपका मूडी है या उनकी जो रेटिंग्स है उससे देश की इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है। ये सब चीज़ें भाई जब तक आप इस सब्जेक्ट को समझ नहीं लोगे आप कैसे जानोगे कि न्यूज़पेपर आप कैसे पूरी तरीके से पढ़ पाओगे। इवन गवर्नमेंट की जो बजट है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती है, किस पॉलिसी में कितनी फंडिंग हो रही है, कौन सी कितना फंड कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए आपका वहाँ से भी इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस को समझेंगे। एक बार ध्यान से देखिए, मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ प्रीलिम्स के सिलेबस को। इसमें जो 5th पॉइंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सीनियर सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, ठीक है। आप इस लाइन को खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, मैं रिपीटर्स की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे नए हैं उनको ये सिलेबस समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी एक लाइन में पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन कर देता है प्रीलिम्स का, बट आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पॉवर्टी, फैक्टर्स ऑफ आपका पॉवर्टी मेजर कैसे करना है, इंक्लूजन क्या होता है, डेमोग्राफिक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है, डेमोग्राफिक्स
सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात की गई है। तो इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस का बाइफर्फिकेशन किया था, उसको डिवाइड किया था बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, सो डैट आप हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाए। आप इस तरीके से अगर सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस को आप देख के समझने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। ओके, तो हम लोग जिस तरीके से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है, हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लोग हर सेक्शन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमी का सेक्शन है 2011 में अराउंड 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2013 में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2014 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2015 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में फिर से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 में 20 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से मोटा मोटी आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई 14-15 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जा ही रहे हैं। हाँ, 2024 के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ लें तो आप ये खुद से एनालाइज करें, ठीक है। पिछले की इकॉनमी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जब हम PYQ एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग पिछले सालों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2024 में कितने क्वेश्चंस आए हैं। बट अगर आप ये सारा सब्जेक्ट खत्म करने के बाद 2024 के प्री के क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं और खुद से ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2024 में भी 14 से 15 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ का एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है ये सब्जेक्ट। अगर आप इकोनॉमी ढंग से पढ़ के जाओगे तो 14 से 15 क्वेश्चन आपका क्लियर कट कवर हो जाएगा। और बिलीव मी, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट मेरे साथ कवर कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमी का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हो, तो आप ये 14 से 15 क्वेश्चन को गेट करना, इनमें मार्क्स उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम पेपर 4 की बात करें, यानी GS पेपर 3 में क्या सिलेबस है इकोनॉमी का, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आप इस सिलेबस को ना एक बार खुद से पढ़िए, ठीक है। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप इस पूरे सिलेबस को आप एक बार खुद से पढ़िए, देखिए क्या क्या मेंशन किया गया है। ये मेंस का सिलेबस है GS पेपर 3 में, स्पेशली इकोनॉमी का। आप एक बार पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए, तब मैं इस सिलेबस का एक ब्रीफ एनालिसिस करूँगा। चलिए एनालिसिस शुरू करें। पढ़ लिया आप सबने? सबसे पहले अगर GS पेपर 3 की बात की जाए तो इसमें हमारा साइंस एंड टेक है। GS पेपर 3 की बात किया जाए तो यही वाला आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है। ये आपका इंडियन इकोनॉमी, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये सिक्योरिटी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं जो GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का है, हमें क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी। अब देखो,
मैंने पिछले लेक्चर में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया था अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग बोथ द प्री एंड द मेन सिलेबस। अब मैं बताऊंगा इसमें जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो हमारे सिलेबस में कहाँ कहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट, है ना। देखो यहाँ पे जो कुछ पार्ट है जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी मैंने आपसे, है ना, जहाँ पे मैंने बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ वाले चैप्टर में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का के बीच में डिफरेंस समझेंगे, है ना। सिमिलर वे अगर हम लोग ये बात करें कि इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कहाँ पे था, तो मैंने आपको एक यूनिट बताया था जिसमें हमने बात किया था इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई है ना। आई थिंक ये सेक्शन 4 के यूनिट 1 में था, इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। तो उसमें हम लोग प्लानिंग कमीशन के बारे में जानेंगे, ग्रोथ, रिसोर्सेज ऑफ ग्रोथ, जो हमारा किस तरह से हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हुई है उसके बारे में जानेंगे। मैंने एक एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ के बारे में भी इंक्लूसिव ग्रोथ वाले चैप्टर में आपको पॉइंट डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ वाले यूनिट में था जिसमें हम लोग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, राइजिंग इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ों पे डिस्कस करने की बात की थी, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा उस वाले यूनिट में कवर हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट बजटिंग की बात हुई थी ये हमारा सेक्शन 2 यूनिट 1 में था जिसमें मैंने बताया था कि मैं गवर्नमेंट बजटिंग, इंडिया टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी, इन सब चीज़ों पे बात करूँगा, है ना। मेजर क्रॉप्स पैटर्न in various part of the country, different types of irrigation system, transportation and marketing of the agriculture produce, issues related to constant e-technology in aid of the farmers। ये सारा का सारा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार जा करके जो मेरा लास्ट लेक्चर है जिस पर मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था उस लेक्चर को फिर से देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सारे टॉपिक्स है मैंने डिफरेंट सेक्शंस में, उन सेक्शंस के अंदर यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर एक यूनिट जो भी ये टॉपिक है ये एग्रीकल्चर वाले यूनिट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उनका डिवीज़न भी मैंने इस तरीके से किया है कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, बहुत ही एक कहते हैं ना स्मॉल बाइफिकेशन किया है, मतलब डिवाइड किया है, ठीक है। Issue related to the direct and indirect farm subsidized, minimum support prices, public distribution system, objective functioning limitation, revamping, issues of buffer stocks, food securities, technology missions, economics of the animal rearing, ये भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस वाले सेक्शन में हमने कवर किया था, है ना। एग्रीकल्चर के अंडर ही अलाइड सर्विसेज वाला पार्ट है वो मैंने कवर किया है। आप जब सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आई थिंक सेक्शन 5 यूनिट 2 है ना, जहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात की है। वहाँ पे हम लोग ये सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये हम एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में कवर करेंगे। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये भी मैंने कवर किया है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी सिर्फ सिंस इंडिपेंडेंस उस वाले यूनिट में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सेक्शन 5 यूनिट 3, ठीक है। इसके आगे हमारा साइंस एंड टेक का सिलेबस शुरू हो जाता है, ठीक। तो अभी मेंस के सिलेबस की एनालिसिस करने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये सारा का सारा सिलेबस
हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। जब आप लास्ट का लेक्चर देखोगे तो ये सारे के सारी पॉइंट्स को मैंने अपने जो जिस तरीके से यूनिट का डिवीज़न किया है और उन यूनिट्स में जो जो सेक्शंस रखे हैं, ये सारा पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट छूटने वाला नहीं है। आपका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस फुल्ली कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, या PYQs में जो आप देखोगे कि कई बार मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से होगा, आपका पॉलिटिकल एंड बोथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से होगा। इस टाइप के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने सिलेबस में कवर करेंगे। ठीक है, अगर देखें ईयर वाइज इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात किया जाए कि मेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014 में लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में 2023 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो हर साल आ रहे हैं, मतलब अराउंड 80 to 100 मार्क्स। कितना GS पेपर 3 में 250 में से 80 to 100 मार्क्स हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमी से। तो ये सब्जेक्ट GS पेपर 3 मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडियन एसे जो एसे का पेपर होता है, ठीक है, या दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पॉलिटी में भी कई बार आपका इस क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में डालना ही होगा, या आप एथिक्स की बात करें। ठीक है, मैंने ऊपर एक पॉइंट बताया था ना, कोरिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप PYQs हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड क्या है, चेंजिंग पैटर्न क्या है, पहले यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करती थी, कौन से पार्ट्स पे फोकस करती थी, आज की डेट में यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, पहले कहाँ पे फोकस रहता था, आज किन चीज़ों पे फोकस रहता है। बट इस लेक्चर में हमने जाना कि मेंस में यूपीएससी का GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी के अराउंड 80 to 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 250 में से आप समझ के मतलब आप देख सकते हैं कि कितना इतने मार्क्स के क्वेश्चन अगर इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको अच्छे से कवर करना। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, ठीक से उसको मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं कवर करोगे तो वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस तो देता नहीं है, हर साल क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंज आता है, हर साल यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, हर स्पीसीज इवॉल्व करती है अपने आप में, वैसे यूपीएससी भी हर साल इवॉल्व कर रहा है। उसे यूपीएससी वालों को भी पता है कि मार्केट में आज बहुत सारा चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, इतना डिजिटल मीडिया नहीं था, लोगों को रिसोर्सेस इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। हम जैसे आज मैं यहाँ बैठे बैठे आप सबसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, बट एक टाइम था जब लोगों को बड़े बड़े शहरों में जाकर के ही तैयारियाँ करनी पड़ती थी। तो वो एक काफ़ी टिपिकल, तो उस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्वेश्चंस का इस टाइप का आज का लेवल नहीं रहता था, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लेवल रहता था। बट आज के टाइम में यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया है ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना। प्री में तो आप ऑब्जेक्टिव मार के चले आओगे, बट मेंस के लिए अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप इस सब्जेक्ट को नहीं लिख पाओगे। अब बात रही ये, और इंडियन इकोनॉमी है हल्का टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं
वो उनका एक माइंडसेट होता है, एक प्रीवियस माइंडसेट होता है कि नहीं हमें टेक्निकल चीज़ों का एक आइडिया है, तो उनका एक फियर फैक्टर कम रहता है। बट जो बच्चे थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनको टेक्निकल चीज़ों को लेकर के ना थोड़ा एक फियर बैठा रहता है दिमाग में कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, आई डोंट, पता नहीं कितना हार्ड होगा या टफ होगा। बट इस डर को मन से निकाल देना है। भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे आपका इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कितना भी टेक्निकल हो, अगर आप उसको बिल्कुल बेसिक ऐसा समझो कि जैसे आप ABCD कवर करना सीख रहे हो, हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, जैसे कि ABCD शुरू किया तब जाकर के आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिख पाते हो ना। तो हम लोग इसी तरीके से जिन्होंने कुछ भी नहीं जानते इस सब्जेक्ट को, हम लोग उसी वे में कवर करेंगे कि बिल्कुल ABCD, और तब जाकर के हम फिर बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इस सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कभी इंडियन इकोनॉमी नहीं भी पढ़ी है, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मैंने भी कभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी ही नहीं थी। बट आज इस सब्जेक्ट का इतना नॉलेज है कि मैं आप सभी को ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है अगर आप इसे ढंग से पढ़ो, अच्छे से समझो। और ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, चाहे प्री की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें। ठीक है, और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप और कोशिश कीजिएगा आप मेरे लाइव लेक्चर को अटेंड करें। अभी तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर भी रिकॉर्डेड था, ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। बट जब मैं मेन कंटेंट पे आऊँगा, जब मैं अपने यूनिट्स पढ़ाने शुरू करूँगा, तो वो लाइव लेक्चर रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे लेक्चर्स को लाइव ही अटेंड करें, क्योंकि लाइव लेक्चर में आप अपने डाउट पूछ पाओगे, आपको जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे डाल पाओगे। आपको कोई इशू आ रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे प्रीवियस लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे वहाँ पे अपने कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता पाओगे। तो जब मैं अपना मेन कंटेंट, आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, आप सबसे जुड़ना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है, अभी आप SSM सर का जो टेलीग्राम चैनल है या उनका जो फ़ोन नंबर है, आप उस पर डाल सकते हैं। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है या आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट्स के थ्रू, या आप SSM सर को उनका जो चैनल है या IT इन कंसेप्ट का जो चैनल है, उस चैनल पे के माध्यम से आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हिंदी मीडियम के बच्चों ने मुझे बताया कि वो इस सब्जेक्ट को हिंदी में भी कवर करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका कंटेंट है उसको हिंदी में भी लाऊं, ताकि कोई भी बच्चा ना छूटे। आपकी सफलता मेरी सफलता है। ठीक है, तो मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारी टीम के साथ। हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे सभी को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।